जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के मॉडल प्रैक्टिस सेट 16 में हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जाने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न या तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन है शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो देखिए अपनी कक्षा की व्यक्ति भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को बच्चों से बातचीत करना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। अगला है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता के रूप में। ठीक है, सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। सुविधादाता के रूप में मतलब शिक्षक को हर जगह विद्यार्थियों का हेल्प करना चाहिए। अगला है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षा विद्यार्थियों के जो अधिगम है, ठीक है, उस पर अधिगम पर महत्वपूर्ण निर्धारक होती हैं। अगला सवाल है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो यह कथन क्या है? तो देखिए यह जो कथन है, यह कथन आपका सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। चलिए अगला, सुनने में जो बच्चा असमर्थ होता है, ठीक है, सुनने में जो बच्चा असमर्थ होता है या सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, जो बच्चा सुन नहीं सकता है, सुनने में असमर्थ है, वो अगर नियमित विद्यालय पहुंचे तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, बशर्ते उसके लिए जो सुविधा है, जो साधन है, वो उपलब्ध कराया जाए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान या प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। अब जाता की जगह ऊब जाता हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? तो देखिए शिक्षिका जो है प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को विषय वस्तु को और विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके बढ़ा सकती है। ठीक है, 11 नंबर सवाल है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए कथन है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। ठीक है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी से बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। देखिए सवाल को बढ़िया से समझिए कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी है, तो इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। तो इससे यह पता चलता है कि जो बच्चा है, ठीक है, बच्चे में की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, ठीक है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है और बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहें कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, ठीक है। अगला सवाल है कि कोई शिक्षिका या शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। सवाल को एक बार और समझ लीजिए कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो देखिए विद्यार्थियों को सीखने के लिए, ठीक है, जिससे कि वह जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो देखिए प्रभावशाली विद्यालय व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ठीक है, ये इसका उदाहरण होगा। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है और यह एक अनुकरणीय शिक्षा है। चलिए विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। क्या व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, तो इसका आंसर होगा सिर से पैर की ओर। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो देखिए इसका आंसर होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, और आगे भी यही सारे क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाक हो सकते हैं। तो समाजीकरण का गौण वाक है विद्यालय और पास पड़ोस। अगला है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है ऑप्शन बी, सामाजिक अनून्य क्रिया। अगला किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग नैतिकता तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। चलिए आगे जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। किस तरह जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। आगे है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है, ठीक है। अगला है
उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की तकनीक किसने दी थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सिम्पसन ने। चलिए, शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास CPD कितने घंटे का है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 घंटे प्रतिवर्ष। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।